नमस्कार। हमारी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। और कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। पिछली कक्षा में हमने इतिहास हिस्ट्री को शुरू किया था और जिस किसी ने भी हमारी पिछला लेक्चर नहीं लगाया है वो कृपया करके पहले उसे लगा ले ताकि आज की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने एक सूची बनाई थी। तो हमने बताया था कि हम पहले एंशियंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को जो है कवर करके चलेंगे। और फिर हमने एंशियंट हिस्ट्री में कुछ 19 टॉपिक्स के नाम लिखे थे, जिसमें हमने पिछले कक्षा में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपना इतिहास का, वो हमने कंप्लीट किया था। अब उसी क्रम में आते हुए हमारे आज की जो विषय हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज के विषय जो है हमारे पास जितने भी लोग इस लेक्चर को पहले देख रहे हैं, जिन्होंने पिछला क्लास को लगाया नहीं है, उनके लिए बता देते हैं कि हमने एक क्रम बनाया था। उस क्रम में हम टॉपिक्स वाइज, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर आर्यंस, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपदास और उसके बाद द्रविडियंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम के अनुसार हम चलते हैं। जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे उसके हिसाब से हम उसको चलेंगे लेकर के। आज के जो हमारे विषय है जिन पे हमने चर्चा करना है वो है आर्यंस, जो कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का समाप्त हुआ था वहाँ से हम इनका शुरुआत होता है। वैदिक एज भी बोल देते हैं और वैदिक सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, वैदिक एज भी बोल देते हैं। उसके बाद हमको इसको देखना है। और आज का फिर जो हमारा अंतिम जो विषय होगा वो होगा महाजनपदास। जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद, जिनके बारे में आज हमको पढ़ाई करके चलना है। तो जैसे हम विषय करते हैं कि आर्यंस, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद, साथ साथ हम इस पर आपको नंबरिंग के अनुसार कुछ बातें बताएंगे। उनको हम बॉक्स बना करके लिख लेंगे कि हम इतनी बातें इस पर पढ़ेंगे। और फिर हम आर्यंस, वैदिक सिविलाइजेशन और महाजनपद आज की क्लास में हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके हम इनको ले लेते हैं। हम आर्यंस की बात करते हैं। आर्यंस में इससे पहले जो था हड़प्पन कल्चर या हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका डिक्लाइन क्यों हुआ? हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर के जो लोग थे वो कैसे लुप्त हो गए, उनका क्या रीज़न थे? तो वहाँ ये देखने को मिलता है कि कोई भी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी नहीं थी। कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट थे, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया, वही क्या करते थे, रूल करते थे, वही जो है निर्णय लेते थे, जो कि इनएफिशिएंट थे, इफ़ेक्टिव नहीं थे ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ गई उस जगह पर, उस एरिया के अंदर, या सूखा अधिक पड़ गया होगा, जिसके कारण वहाँ से जो हड़प्पा कल्चर के लोग थे वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए। खैर, उसी प्रकार जो हमारा टाइम पीरियड था, हमने देखा कि 750 साल का वर्ष का जो है 750 वर्ष का जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय लेकर के चले थे, 2500 से 1750 बीसी। 1750 बीसी से 1500 बीसी के दौरान जो 250 वर्ष का अंतराल है, उसमें देखा जाता है कि आर्यंस समय समय पर भारत में आए। एक मुख्य प्रश्न है सबसे पहले, अब इसके अंदर हम यहाँ एक बॉक्स बना करके चलते हैं। जैसे ही हम आर्यंस में तो खैर ज़्यादा बात हमें नहीं करनी, वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो भी आर्यंस का ही समय माना जाता है। तो जब उसको पढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ पर गिनती में लिख देंगे कि हमने इतनी बातें उसमें पढ़ी है। याद करने में भी हमें आसानी होगी और हमेशा से एक उद्देश्य
क्लास शुरू करने से पहले हमेशा से एक उद्देश्य जो है मेरे दिमाग में भी रहता है कि जितना भी हम पढ़ाई करेंगे क्लास में ही उसको याद भी करना। अगर आपने जितना पढ़ना है कॉपी पेन लेकर के साथ साथ लिख लिया, जितनी बार मैं दोहराऊंगा बीच में उतनी बार दोहरा लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। स्किप हो सकता है दिमाग से, तो भी एक बार रिवीजन करने से दोबारा पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। ये पढ़ने का एक आसान तरीका है कि हम याद कर लेंगे कितनी बातें हैं। हाँ सर, आर्यंस के ऊपर तो इतनी बातें याद करनी है, झट से जो है फटाफट से रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक है, अब आर्यंस के अंदर सबसे पहले जो प्रश्न आता है एक, ओरिजिन, ये बिलोंग कहाँ से करते थे आर्यंस के लोग, ये कौन लोग थे, ये कहाँ से आए थे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका जो है नेटिव प्लेस क्या है, इनका स्थान कहाँ क्या है। इसमें डिफरेंट लोगों ने अपने तर्क दिए हैं, जो मुख्य हमें याद करने हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, वो लिखो। जब भी बात आएगी मोस्ट एक्सेप्टेड की जब भी बात आएगी तो हम लिखेंगे उसमें कि जो आर्यंस थे सर वो सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, भारत बाद में आए। और हमें नाम भी याद रखना है, ये जो थ्योरी है ये दी थी बाय मैक्स मुलर। तो ये एक नंबर बात है, पहली बात है आर्यंस के ऊपर कि इनका ओरिजिन कहाँ से था, ये कहाँ से आए थे। मोस्ट एक्सेप्टेड है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे बाय मैक्स मुलर, उसका व्यक्ति का नाम था। अच्छा सर, ये तो हमारे पास एक। दूसरा माना जाता है कि तिब्बत से आए थे, और ये बताया था दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका ये कहना था कि जो आर्यंस थे सर वो तिब्बत से आए थे। अच्छा, उसके बाद आती है यूरोप। यूरोप से आर्यंस बिलोंग करते थे, ऐसा कहने वाले थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ऐसा कहते थे कि सर आर्यंस जो है यूरोप से आए होंगे। हिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती हैं, कुछ तथ्य होते हैं जिन्हें सबूत मान करके किसी धारणा को मान लिया जाता है कि इतिहास में ऐसा घटित हुआ होगा। बस इसके बिल्कुल एग्जैक्ट प्रमाण मिले या सटीकता से जो है सबूत मिले, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। जिनके मिल जाते हैं उन्हें हम मान लेते हैं, नहीं तो धारणाओं को मानते हैं। जो ज़्यादा लोग मानेंगे उस पर विश्वास करना पड़ता है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड है सेंट्रल एशिया बाय मैक्स मुलर। अगर आ जाए OTP उसमें आपकी जो है वन वर्ड क्वेश्चन में या MCQ में अगर वो पूछता है तो हम बोलेंगे कि सेंट्रल एशिया बाय मैक्स मुलर जो है ये माना जाता है कि आर्यंस यहाँ से बिलोंग करते थे। पर वो तिब्बत से करते थे, किसने बताया? दयानंद सरस्वती ने। ये सवाल पूछा जाता है कि वो तिब्बत से बिलोंग करते थे, बताइए ये बात किसने कही? तो दयानंद सरस्वती ने। यूरोप से करते थे, ये बात किसने बताई? सर विलियम जोन्स ने। वो थे नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल से बिलोंग करते थे। ये बात बताने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि वो नॉर्थ पोल से थे सर। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार आता है कि अविनाश चंद्र, एक स्कॉलर थे अविनाश चंद्र, अविनाश चंद्र ने सप्त सिंधु रीजन बताया। अविनाश चंद्र का कहना था कि भारत का जो एरिया सप्त सिंधु रीजन कहलाता था, वहां से आर्यंस आते थे, आर्यन वहीं बिलोंग करते थे। देखिए
इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, आर्यंस जब भारत में आए या भारत में अगर थे तो वो सप्त सिंधु रीजन में ही उन्होंने अपना निवास बनाया। सप्त सिंधु रीजन किसे बोला जाता है? जहाँ पर 5 नदियों का संगम था, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज। आज हम उसे पंजाब बोल देते हैं, पर वो अगर बड़ा पंजाब होगा जिसमें पाकिस्तान का पंजाब भी, भारत का पंजाब भी, और ये सारा सिंधु रीजन जब हम बोलते हैं, सिंधु घाटी का जो रीजन था, वहीं पर ये आर्यंस ने अपना जो है निवास किया था। तो जो कुछ लोग हैं जो अविनाश चंद्र की थ्योरी को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो भारत के ही नेटिव हैं, यानी भारत से ही जन्मे हैं, भारत के ही रहने वाले लोग हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे कि दयानंद सरस्वती हो गए, सर विलियम जोन्स हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये कहते हैं कि नहीं, ये समय समय पर भारत में माइग्रेट होकर के आए हैं, ये पहले बाहर रहते थे। इसी बात को अब हम लिख लेते हैं एक बार। ये लिखने के बाद लिखिए, सम पीपल या स्कॉलर think that Aryans were native of Indian soil. Aryans were native of Indian soil, but some believe that Aryans were migrated to India from outside several times during फुल स्टॉप। क्या लिखा है? सम पीपल या स्कॉलर थिंक दैट आर्यंस वर नेटिव ऑफ इंडियन सोइल। कुछ लोग ये मानते थे कि वो भारत के ही रहने वाले हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि वो माइग्रेटेड हुए थे, इंडिया में माइग्रेटेड हुए थे फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आए थे सेवरल टाइम्स, यानी कि वो एक साथ में सारे नहीं आ गए, कभी धीरे धीरे करके किश्तों में वो आए हैं, और वो 1750 से 1500 BC के दौरान जो है 250 वर्ष में सेवरल टाइम्स आए हैं, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। अब जब भी हमारे को प्रश्न पूछा जाए कि आर्यंस के बारे में बताइए, तो सबसे पहला सवाल जो होता है ओरिजिन के ऊपर ही होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। ये सबसे मुख्य बात है इनके बारे में। अब आर्यंस के बाद जब हम पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, तो उसके 2 पार्ट हैं, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है, शुरुआती वैदिक एज है, उसे हम ऋग्वेद के नाम से, ऋग एज के नाम से, या फिर आर्यन का एज मानते हैं। ऋग वैदिक एज या फिर आर्यन का एज, वो समय आर्यंस का माना जाता है। तो आर्यंस के बारे में साथ साथ और वैदिक सिविलाइजेशन के जो अर्ली वैदिक पीरियड थे उनको साथ साथ अब लेकर के हम चलते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आर्यंस के प्रति हमने एक मुख्य बात पढ़ी है, वो है उनका ओरिजिन। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इसके अंदर। तो हम वैदिक सिविलाइजेशन को अब शुरू करेंगे, और वैदिक सिविलाइजेशन के साथ साथ हम आर्यंस को भी पढ़ते चले जाएंगे कि आर्यंस और ऋग वैदिक एज जो है और आर्यंस जो है वो साथ है, वो एक ही समय की बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये हमारा दूसरा टॉपिक है आर्यंस के बाद। आर्यंस जो थे वो जनरली फॉरेस्ट में रहते थे, इसलिए उन्हें आर्यंकाज भी बोला जाता था। और उनके लिए जो फिलोसफिकल टेक्स्ट कह लीजिए या किताबें कह लीजिए जो लिखी गई हैं, उन्हें आर्यंकाज का नाम दिया गया है। भविष्य में अभी हम इसको
पढ़ेंगे। वैदिक एज की हम बात करते हैं तो वैदिक एज जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन का समय कहाँ से लेके कहाँ तक का था? 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, 750 वर्ष का था। और मैंने बताया कि 1750 बीसी से 1500 बीसी के दौरान आर्यंस जो है भारत में आए हैं, समय समय पर आए हैं, या फिर हो सकता है कि वो भारत के ही हों, इन दोनों पर अभी शंका है। तो अर्ली वैदिक एज की जो शुरुआत होती है, हम ये मानते हैं कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ये जो समय है 500 वर्ष का, ये रहा गया होगा अर्ली वैदिक एज का। और लेटर वैदिक एज में मानते हैं 1000 से 600 बीसी। मोटा मोटी टाइमलाइन कई बार पूछी जा सकती है, गहराई से हमें हर तरीके की टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, पर जो जरूरी चीज़ें हैं वो सारी मैं बता करके चलूँगा। नोट करते जाना, याद करते जाना। आर्यंस के बारे में मैंने क्या बताया, अब साथ साथ हम एक एक बात को रिवाइज भी करते चलेंगे ताकि याद होए। तो बिना देखे अब हमें बताना कि आर्यंस का ओरिजिन किसने क्या बताया। सेंट्रल एशिया किसने बताया? सेंट्रल एशिया मैक्स मुलर ने। सेंट्रल एशिया के बाद दूसरा यूरोप किसने बताया? यूरोप, तो यूरोप बताया सर विलियम जोन्स ने। नॉर्थ पोल किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत किसने बताया? दयानंद सरस्वती ने। और सप्त सिंधु रीजन किसने बताया? अविनाश चंद्र ने। ये इन स्कॉलर्स के अपने अलग अलग मत थे। और इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कि अविनाश चंद्र ने क्या बताया आर्यंस के बारे में, कहाँ से ओरिजिन थे, और ऑप्शन दे देगा, तिब्बत भी दे देगा, यूरोप भी दे देगा, सप्त सिंधु रीजन भी दे देगा। तो जब अविनाश चंद्र का पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? कौन था? सप्त सिंधु रीजन था जहाँ से बिलोंग करते हैं आर्यंस। और यही अगर पूछ ले कि दयानंद सरस्वती ने क्या बताया, तो हम तिब्बत का नाम बताएंगे कि तिब्बत से बिलोंग करते थे, दयानंद सरस्वती की धारणा ये थी। तो ये हमें याद हो गया, सेंट्रल एशिया, तिब्बत, यूरोप, उसके बाद नॉर्थ पोल यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया, और फिर सप्त सिंधु रीजन। तो 5 जगह समझ में आ गई। और उसके बाद एक इंग्लिश की छोटी सी बात थी कि कुछ लोग मानते हैं कि वो यहीं के थे, कुछ लोग मानते हैं कि वो बाहर के थे। अब बात करते हैं वैदिक एज के बारे में। तो वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दोनों को अलग अलग देखेंगे, ए और बी। इसका समय कब से कब तक का? 1500 बीसी से 1000 बीसी का, और इसका 1000 बीसी से 600 बीसी का। बिफोर क्राइस्ट बीसी का मतलब होता है, और ये घटते क्रम में जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम एक ही बात करते हैं। अब मैंने आपको ये बक्सा मैंने बना दिया। इस बक्से में मैं क्या लिखूंगा? जितनी बातें मैं अर्ली वैदिक एज के बारे में बताऊंगा, अंत में वो सारी इस बक्से में लिख देंगे, ताकि हमारे को पता चले कि अर्ली वैदिक एज पर हमने लगभग कितनी बातें पढ़ी हैं और वो हमें याद रहे। हम चाहे कम पढ़े चाहे ज़्यादा पढ़े, वो मैटर नहीं करता, हमें याद कितना है वो मैटर करता है। एक छोटी सी बात भी जब हम एग्ज़ाम सोल्व करने जाते हैं दिमाग में रह जाती है, तो जिससे प्रश्न हल हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना। अर्ली वैदिक एज के अंदर सबसे पहली बात, इसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। ओके, ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं अर्ली वैदिक एज को, और इसे हम आर्यंस का एज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं वेद। वैदिक एज है तो इसमें क्या होगा? वेद होंगे, वेदास, वेदास बोल देते हैं कुछ लोग, वैसे है वेद। अब हम कुछ बातें वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर पर हम वेद के बारे में जितनी बात जरूरी बातें हैं एक बार वो पढ़ करके चलते हैं। जो वेद है
वो कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद हैं और इसके टाइटल क्या हैं, मतलब इन वेदों को क्या क्या बुलाते हैं? एक टाइटल तो वेदों को गिवन है, अपौरुष है। अपुरुष है यानी कि ये पुरुष ने नहीं बनाए, ये परमात्मा ने बनाए, ऐसा मानते हैं, तो इसलिए जो है इसे अपौरुष का टाइटल एक गिवन है। ठीक है, तो किसने बनाया ये? मेड बाय गॉड। दूसरा नित्य। दूसरा टाइटल है नित्य। नित्य बोला जाता है वेदों को क्योंकि एग्जिस्टिंग इन ऑल फ्रैटर्निटी। नित्य का मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं होता, एग्जिस्टिंग इन ऑल फ्रैटर्निटी, इसलिए इसे नित्य भी बोला जाता है। ओके। तीसरा है श्रुति। फटाफट से, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का क्या टाइम था, लेटर वैदिक एज का क्या टाइम था, और उसमें हमने शुरुआत किससे करी है? वेदास से। ऋग वैदिक पीरियड भी इसे बोलते हैं, और फिर हमने वेद से शुरू करी। वेद गिनती में कितने हैं? 4 है। और उसके बाद हमने बोला कि इसके टाइटल क्या क्या है, तो अपौरुषेय, नित्य और श्रुति, ये 3 जो है वेदों को बोला जाता है। अपौरुषेय बोलते हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं, कहते हैं कि इंसान ने नहीं बनाए। नित्य बोलते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग इन ऑल फ्रेटर्निटी, यानी हर जगह ये मौजूद है। और श्रुति बोलते हैं। श्रुति क्यों बोलते हैं बताओ? श्रुति इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय वर्ड ऑफ माउथ। शुरू में लिखे नहीं गए थे, शुरू में वेद नहीं लिखे गए। शुरू में क्या होता था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन शब्दों से ही बताया जाता था। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है शब्दों से ही उच्चारण करके सिखाया जाता था, इसलिए इन्हें श्रुति भी बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? तो वेदों के बारे में अभी तक हमने टाइटल पढ़े कि टाइटल क्या क्या गिवन है, अपौरुषेय, नित्य और श्रुति। और जब मैं लिख करके दोबारा बोलता हूँ तो साथ साथ आप भी बोलिए ताकि आपको याद होए। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब फटाफट से 4 वेदों के नाम, ये तो बता ही सकते हो आप। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेदों के नाम। 4 वेद, 4 वेदास, 4 वेदों के नाम। अभी हम इनको पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए उन्हें भी करेंगे, ताकि हमारे एमसीक्यू जो है अगर इनसे कहीं से भी सवाल आ जाए तो हम उसको सही टिक कर पाए। ठीक है, तो एक एक करके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को पढ़ेंगे। तो पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, अर्ली वैदिक एज पढ़ रहे हैं। और अर्ली वैदिक एज में दूसरी बात है ये जो वेदों के बारे में है। तो पहली ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं इसको, और दूसरी वेद। और वेद में हमने 2 चीजें, टाइटल और नाम। टाइटल में 3, अपौरुषेय, नित्य, श्रुति। अपौरुषेय क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने बनाए हैं, ऐसे मानते हैं। नित्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्जिस्टिंग इन ऑल फ्रेटर्निटी है। और श्रुति क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ है, यानी सुना करके जो है उस समय ट्रांसफर किया जाता था ज्ञान, लिख करके नहीं। और अब 4 वेदों के नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 2 बातें हो गई। क्या क्या बात हो गई? कि ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं अर्ली वैदिक एज को। और दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात क्या हुई? टाइटल। यहां तक क्लियर है?
लो भाई ऋग्वेद लिखो फटाफट से, इसके बारे में जितनी जरूरी बातें हैं पहले लिख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, फटाफट से लिख लो, फिर एक इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं हम आपको। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड आल्सो कॉल्ड फर्स्ट टेस्टामेंट, TESTAMENT, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड आल्सो कॉल्ड फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। तीसरी बात, हैविंग गायत्री मंत्र। हैविंग 1028 1028 हाइम्स, 10,580 वर्सेस और 10 मंडलाज। A famous mandal, Purusha Shukta, which describe 4 varnas. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक बार से इतना फटाफट से लिख लो। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड आल्सो कॉल्ड फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, हैविंग 1028 हाइम्स, 10,580 वर्सेस और 10 मंडलास। और उनमें से एक फेमस मंडल का नाम है पुरुषा शुक्त। पुरुषा शुक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ तक फटाफट से लिख लो। और फिर इसके बाद एक बात और लिखना है इसमें, hymns recited by लो, हाइम्स रिसाइटेड बाय होत्री। ये बातें लिख लो। तो ऋग्वेद के बारे में 1 2 3 4 5 और 6 बात, यहां ब्रैकेट में लिख दो 6, कि हमने इसके बारे में जो है 6 बात पढ़ दी। अर्ली वैदिक एज की ये कौन सी बात है? तीसरी। और ऋग्वेद के अकेले के बारे में हमने कितनी बातें पढ़ी हैं? 6 बातें। इस तरीके से याद करना आसान होता है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड है, ये सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। और इसमें आर्यंस का भी जिक्र है 36 बार। ऋग्वेद में आर्यंस का जिक्र कितनी बार है? 36 बार। आल्सो कॉल्ड फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, हैविंग गायत्री मंत्र, इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। 1028 हाइम्स है, 10,580 वर्सेस छंद बोल देते हैं हम, और 10 मंडल। और इन 10 मंडलों में से एक फेमस है जिसका क्या नाम है? पुरुषा शुक्त। और पुरुषा शुक्त में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है? 4 वर्ण डिस्क्राइब किए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसके हाइम्स कहाँ रिसाइडेड है? होत्री में। इतनी बात ऋग्वेद से घुमा फिरा के इन्हीं में से कुछ पूछेगा तो हमारे को 6 बात पता होनी चाहिए।
अब अर्ली वैदिक एज की, अच्छा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे उस समय पर कर्म के आधार पर इनका विभाजित किया जाता था। हालांकि आज के समय पर जाति के हिसाब से इनका विभाजन करते हैं। जो ब्राह्मण्स होते थे वो टीचर्स, गुरु जो शिक्षा देते थे या जो वेद सिखाते थे उन्हें माना जाता था। जो रिचुअल्स करते थे उन्हें भी ब्राह्मण ही माना जाता था। क्षत्रिय जो वार या युद्ध लड़ते थे उन्हें, या जो राजा होते थे जो राज करते थे उन्हें क्षत्रिय बोलते थे। फार्मर्स, किसान बोल दो, या फिर जो लोग व्यापार करते थे उन्हें वैश्य बोलते थे, जिनका मकसद धन एकत्रित करना था। और लोअर कास्ट जो होती थी उसे जो है उस समय शूद्र बोलते थे। जो सेवा करते थे या सर्विस में थे, या जो दास दासी जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें उस समय शूद्र का दर्जा दिया था। तो ये जो 4 बातें हैं, ये जो 4 वर्ण हैं, कहाँ पर लिखे हैं? पुरुषा सूक्त में। वो 10 मंडलों में से एक मंडल है ऋग्वेद का। ये हम जो पढ़े रहे थे, ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे। तो वेद कितने हैं? 4, और 4 में से हमने ऋग्वेद के बारे में तीसरी बात पढ़ी थी, अर्ली वैदिक एज की। तो पहली बात क्या थी अर्ली वैदिक एज में? कि ये ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं इसको। तो लेटर वैदिक एज को ऋग्वैदिक पीरियड नहीं बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। ऑप्शन में आ जाए कि वैदिक एज को ऋग्वैदिक एज बोला जाता तो ठीक है, पर अगर पूछ ले कि कौन सा, तो अर्ली के लेटर अर्ली वैदिक एज को ही ऋग्वैदिक एज बोलते, लेटर को नहीं बोलते। दूसरी बात हमने क्या देखी? टाइटल, 3 टाइटल फटाफट से बोल दो। अपौरुषेय, अपौरुषेय क्यों? फिर उसके बाद हमने कौन सा टाइटल दिया था उनको? नित्य, नित्य क्यों? एग्जिस्टिंग इन ऑल फ्रेटर्निटी। और फिर श्रुति, क्योंकि शब्दों द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बोले गए हैं। फिर हमने बात करी कि इसमें 4 वर्ण हैं। ऋग्वेद के बारे में हमने बात करी कि ऋग्वेद में क्या क्या बातें हैं। गायत्री मंत्र है, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड इसे बोला जाता है, टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट गायत्री मंत्र हो गया, 1028 हाइम्स, 10,500 वर्सेस, 10 मंडल, एक मंडल का नाम पुरुष सूक्ता, फेमस है ये, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसलिए ये फेमस है। और इसके हाइम्स कहाँ रिसाइटेड है? रिसाइटेड का मतलब होता है कहाँ रखे गए हैं बेसिकली। तो होत्री जो है हम इसमें याद करके चलेंगे कि हाइम्स रिसाइटेड बाय होत्री। इसी तरह सामवेद और यजुर्वेद में भी हम ये बात लिखेंगे कि उनके हाइम्स कहाँ कहाँ रिसाइटेड है, लेकिन अथर्ववेद जो आखिरी वेद है उसमें ये बात नहीं लिखेंगे। एक चीज और, जो पहले 3 कहीं पर साइड में नोट कर लेना, जो पहले 3 वेद है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 को मिला करके वेदांत्री बोला जाता है। इन 3 को मिला करके वेदांत्री बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक अथर्ववेद को वेदों की गिनती में नहीं माना गया था, बहुत बाद में इसे वेदों में ऐड किया गया था। ठीक है, चलो चौथी बात में लिखते हैं सामवेद। फटाफट से साथ साथ लिखना शुरू कर दो। आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ चैंट्स। आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ चैंट्स, इसे बुक्स ऑफ चैंट्स भी बोला जाता है। Famous for giving Indian music Saregama Padhani, also called books of chants, having 1549 hymns. All were taken from Rigved except 75. Hymns are recited by Udgatri.
फटाफट से नोट कर लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद दूसरे नंबर पर हमारे पास वेद है, ऋग्वेद के बाद सामवेद। सामवेद को बुक्स ऑफ चैंट्स बोलते हैं और ये इंडियन म्यूजिक का दाता है। इंडियन म्यूजिक में जो सा रे गा मा पा धा नी, ये जो स्वर हैं, ये स्वर सामवेद से ही लिए गए हैं। इसमें 1549 हाइम्स है। कितने हाइम्स थे ऋग्वेद में? 1028। इसमें कितने हैं? 1549। सारे के सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, 75 को छोड़ दो। 75 हाइम्स को छोड़ करके बाकी सब किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसके हाइम्स कहाँ रिसाइडेड है? उद्गात्री में। होत्री में किसके थे? ऋग्वेद के। और उद्गात्री में किसके हैं? सामवेद के। तो सामवेद से संबंधित ये बातें लिख ली, एक बार दोहरा लो, फटाफट से याद कर लो। थोड़ा थोड़ा याद करने में इजी से याद हो जाएगा और फिर एकदम से उसको रिवाइज करते चलेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बताओ अर्लिक वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में अर्लिक वैदिक एज का समय क्या था, तो 1500 से 1000 बीसी, और उसका 1000 बीसी से 600 बीसी। और उसके बाद हमने 3 बातें पढ़ी कि इसको ऋग्वैदिक एज भी बोलते हैं। टाइटल वेदों के क्या थे? 3 थे, अपौरुषेय, नित्य, श्रुति। और उसके बाद हमने फिर ऋग्वैदिक के बारे में बात करी कि ऋग्वैदिक में क्या क्या है। गायत्री मंत्र है, वो फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड है। फिर कितने हाइम्स थे? 1028, 10,580 वर्सेस। और फिर कितने इसके अंदर जो है मंडल है? 10। एक कौन सा फेमस है? पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसके हाइम्स कहाँ रिसाइटेड है? होत्री में। फिर सामवेद की बात करते थे, इसी तरह सामवेद बुक्स ऑफ चैंट्स इसको बोला जाता है, फेमस है इंडियन म्यूजिक को देने के लिए। ये स्वर हमने यहीं से लिए हैं। और 1549 हाइम में 75 को छोड़ दो, बाकी सब के सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। और उद्गात्री में इसके हाइम्स रिसाइटेड है। तो ऋग्वेद, सामवेद। अगले वेद का नाम बताओ फटाफट से। अगला वेद कौन सा है? और इसमें हम कितना नंबर बात करेंगे? 5 नंबर बात। तो हमारे पास अगला है सर यजुर्वेद। तो फटाफट से पहले लिखवा देता हूँ यजुर्वेद के बारे में 4-5 बातें, फिर उन पर बात करते हैं। आल्सो कॉल्ड, मैं बोलता रहूँगा, अगर राइटिंग ना समझ में आए थोड़ी तो मैं बोलता रहता हूँ। आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ sacrificial prayers। बुक्स ऑफ sacrificial prayers। divided into 2 parts। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। containing rituals, procedure, hymns recited by अध्वर्यु। बड़ा लिख देता हूँ, अध्वर्यु। लो फटाफट से नोट करो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यह है यजुर्वेद के बारे में जो मुख्य बात है, हमें पता होना चाहिए। देखिए, ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें वेदों का ज्ञाता नहीं बनना है। हमें क्या करना है? हमें अपना एग्ज़ाम निकालना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही बातें हम पढ़ के चलेंगे। और इतना कर लेने के बाद अगर कोई नया सवाल इससे संबंधित आता है तो कहीं ना कहीं हमें क्लू मिल जाता है। तो
उदाहरण है, हो सकता है पूछ ले कि कौन सा जो वेद है 2 भागों में विभाजित है, ना बताए कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो भी हमें पता चलेगा कि यजुर्वेद जो है वो है। तो इसे बुक्स ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स भी बोलते हैं। अगर बुक्स ऑफ चैंट की बात आएगी तो किसका नाम लिखेंगे? सामवेद का। और यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स, क्योंकि इसमें क्या है, इसके अंदर जो है रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स प्रोसीजर्स, जो पुराने समय में जो ट्रेडिशनल वेडिंग्स होती हैं और होती हैं उनकी विधि यजुर्वेद में लिखी है, कैसे फंक्शन होंगे कैसे नहीं होंगे। जो पुरोहित होते थे, पृष्ठ होते थे या जो ब्राह्मण्स होते थे वो यजुर्वेद में बताई गई तरीकों को इस्तेमाल करते थे। और ये 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में। और इसके हाइम्स कहाँ डिसाइडेड है? अधवर्यु, अधवर्यु में इसके जो है हाइम्स जो है डिसाइडेड है। ऋग्वेद के कहाँ रिसाइटेड थे? होत्री में। और सामवेद के कहाँ रिसाइटेड थे? उद्गात्री में। और इसके कहाँ रिसाइटेड है? अधवर्यु में। और इन 3 वेदों को मिला करके क्या बोला जाता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि तीनों वेदों को मिला करके क्या बोला जाता है? वेदांत्री। तीनों वेदों को मिला करके क्या बोला जाता है? वेदांत्री, वेदांत्री। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है। आखिरी वेद है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद, छठी बात। फटाफट से इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, मैजिकल फॉर्मूलाज। containing charms and spells to ward off evil and diseases. Containing charms and spells to ward off evil and diseases. This is the last Veda and for long time it was not considered as Veda. अथर्ववेदा, अथर्ववेद जो है अंतिम वेद है, लिख लो। आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, यानी कि तंत्र मंत्र ये सब कह लो। चार्म्स एंड स्पेल्स होते थे, वही बोलने के लिए श्लोक वगैरह कुछ थे जिससे हम शैतान या बीमारी इनको समाप्त करते थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। ये एक मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव जी का एक मंत्र है जो बोलते हैं, आमतौर पर अथर्ववेद से लिया गया है। तो अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूलाज हैं ऐसे बहुत सारे जिनसे चार्म स्पेल्स एविल डिजीज को समाप्त करने के लिए होते थे। और ये अंतिम वेद है और काफ़ी लंबे समय तक इसे वेद में ऐड नहीं किया गया था। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, इसलिए ज़रूरी बात है, लिखने लायक है। तो हमने 6 बातें फटाफट से पढ़ ली और यहाँ तक कोई मेरे हिसाब से समस्या नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, अगर राइटिंग में थोड़ी स्लो चल रहे हो तो, क्योंकि हमें सिलेबस को पूरा करना है तो हम थोड़ा फास्ट जो है लिख करके चलेंगे।
तो हमने वेद देख लिए, हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेद हमने देख लिए। इसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर पर ब्राह्मण्स। फिर 8 नंबर पर बात करते हैं आर्यन। आप लोग चाहो तो सीरीज में लिखते रहना, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, एक के बाद एक। मेरे पास पेज थोड़ा ज़्यादा है लैंडस्केप मोड पर, तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो 7 नंबर पे हम ब्राह्मण्स की बात करेंगे, 8 नंबर पर आर्यन्कास की बात करेंगे और 9 नंबर पर हम बात करेंगे उपनिषद। लो, ब्राह्मण्स का इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग, इसका मतलब होता है त्याग। शब्द का मतलब बता रहा हूं, ब्राह्मण शब्द का मतलब था त्याग। उस समय जब अर्ली वैदिक एज चल रहा था, तो परमात्मा और मानव के बीच में एज ए इंटरमीडियरी ये काम करते थे। वेदा जो थे उसको समझाने का, उसको ट्रांसलेट करने का काम, उसको आसान भाषा में या आम लोगों की भाषा में बोलने का काम ब्राह्मण्स करते थे। उसके अनुसार यज्ञ करना, उसके अनुसार रिचुअल्स करना, उसके आज्ञा अनुसार जो भी वेदों में बताया गया है, धर्म जिसे बताया गया, उसके अनुसार कार्य बताना, कार्य प्रणाली बताना। और जो राजा होते थे उस समय संतों की, ब्राह्मण्स की बहुत इज्जत करते थे। तो ये उस समय के ब्राह्मण्स की बात है। तो ब्राह्मण के वर्ड का मीनिंग क्या था? त्याग। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ये क्या करते थे? एक्सप्लेन वेद, डू रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू वेद। मोस्ट क्या बोलें अब इसमें कि ये जो चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सबसे ऊपर थे, सबसे हाई क्लास। तो मोस्टली प्रेफरेबल और निर्धारित कैसे होता था? बाय, इसमें लिखिए डिटरमिन्ड बाय वर्क। काम से मालूम पड़ता था। जो लोग मंत्र वगैरह करते थे, काम करते थे ऐसा ब्राह्मण्स वाला, उन्हें जो है हम पहचानते थे कि ये ब्राह्मण है। मोस्टली प्रेफरेबल होते थे, सबसे उच्च स्तर का इनको जो है दर्जा दिया जाता था। किसी की राजा के दरबार में जाते थे जब ब्राह्मण, तो राजा भी खड़ा हो जाता था उनकी सेवा में। और रिचुअल्स करवाते थे वेद के अनुसार, और वेद को एक्सप्लेन करने का काम करते थे ब्राह्मण्स उस समय में। तो ब्राह्मण्स के बारे में जो है एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर बात बताई गई। तो 4 वेद पढ़ने के बाद हम ब्राह्मण्स की बात करते हैं। फिर आर्यन्कास की बात हम करते हैं। आर्यन्कास के बारे में मैंने क्या बताया था? तो ब्राह्मण्स क्या क्या था? वेद एक्सप्लेन करने का काम ब्राह्मण्स का था, रिचुअल्स करवाने का काम ब्राह्मण्स का था, मोस्ट प्रेफरेबल थे और डिटरमिन्ड बाय वर्क थे, यानी काम से मालूम पड़ता था कि ये ब्राह्मण है, उसके काम ऐसे होते थे। आर्यन्कास के बारे में मैंने शुरुआत में बताया था कि फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, जंगलों में जो लोग रहते थे, उसको क्या बोलते थे? आर्यन। जो जंगलों में रहते थे उन्हें आर्यन बोलते थे। वो आर्यन अलग हैं जो माइग्रेटेड होके आए थे, जो हमने अभी बताया। और आर्यन्कास उनके लिए एक टेक्स्ट है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, यानी एक किताब जिसे वो समझ सके, उनकी भाषा की कोई किताब, इसे बोलते हैं फॉरेस्ट टेक्स्ट। और ये भी कंक्लूडेड बाय ब्राह्मण्स है, यानी इसको भी बताएगा कौन? एक्सप्लेन कौन करेगा? ब्राह्मण। कंक्लूडेड बाय ब्राह्मण है फॉरेस्ट टेक्स्ट। पर ये वेद से आसान भाषा में होता है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। इसमें भी धर्म वगैरह की बात होती है, उनसे संबंधित बात होती है जो लोग जंगलों में वास करते थे उस समय। ठीक है, आर्यन्कास की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 9 नंबर पर उपनिषद के बारे में। देखिए गिनती में कितने हैं? 18। वी हैव 18 उपनिषद। और ये है क्या? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट।
गिनती में कितने हैं? 18 उपनिषद और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। और जब बात करते हैं ओल्डेस्ट है बृहद्रयंक बृहद्रयंक जो है ओल्डेस्ट उपनिषद है 18 उपनिषदों में। यही हमारे काम की बात है। कितने उपनिषद है टोटल? 18। और ये है क्या? फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, यानी कि यही वेद को एक्सप्लेनेशन करना आसान भाषाओं में उन्होंने अलग अलग तरीके से बना दिए। और उसमें जो बृहद्रयंक है वो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। बस इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। तो उपनिषद के बाद जो है 9 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक की सारी बात को 1 सेकंड लगा करके फटाफट से गो थ्रू हो जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे छूटता चला जाए। ऐसा ना हो, साथ साथ उसको लेकर के चलो। तो अभी फटाफट से 1 सेकंड लगा के अब तक का रिवाइज मार लो। फिर 2 आदि काव्य हुए हैं, महाकाव्य जिनको बोलते हैं। 10 नंबर रामायण, महाकाव्य बोलते हैं इसको, रामायण। इसके बारे में तो सब जानते ही हैं। 11 नंबर पे महाभारत। पूरी कहानी तो देखो मुझे ही नहीं मालूम है, तो मैं कैसे बताऊंगा। रामायण और महाभारत 2 क्या हुए? महाकाव्य हुए हैं। रामायण में राम, रावण, सीता, महाभारत में कौरव, पांडव। ये बात तो आप सभी को मालूम है। जो काम की बातें हैं वो मैं फटाफट से बता देता हूँ। किसने लिखी थी रामायण? कुछ लोग तुलसीदास का नाम लेंगे, पर तुलसीदास ने रामचरितमानस का निर्माण किया था। अगर हम रामायण की बात करेंगे तो किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने जो है रामायण लिखी थी। ओके। ओरिजिनली इसमें थे 6000 श्लोक। जब बनाई थी तो 6000 श्लोक थे इसके अंदर, संस्कृत के या जो भी भाषा के रहे होंगे। उसके बाद 12000 हो गए, और अब प्रेजेंट इसमें 24000 श्लोक हैं। इसे आदि काव्य भी बोलते हैं, आदि काव्य भी बोलते हैं इसे। और फर्स्ट यानी कि पहला एंड 7th, इसमें कांड है। टोटल कितने कांड है? 7 कांड है। राम जी के 7 कांड बताए गए। तो पहला और 7वां जो कांड है वो बाद में ऐड किया गया है, ओरिजिनल के बाद ऐड किया गया है, पहला और 7वां कांड। इतनी बातें रामायण के बारे में हमें पता होनी चाहिए। वाल्मीकि ने लिखी थी, 6000 श्लोक थे, बाद में 12000 हो गए, 24000 इस आज के समय में जो है प्रेजेंट श्लोक इतने हैं, 24000 श्लोक हैं। और आदि काव्य भी इसे बोला जाता है। पहला और 7वां कांड जो है वो बाद में इसमें ऐड किया गया है। अब महाभारत की बात कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे लंबा ग्रंथ। हैविंग मोर देन 1 लाख श्लोक्स, और शांति प्रवान जो है इज द लार्जेस्ट पार्वान।
देखिए जो भाग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उन्हें परवन का नाम दिया गया है महाभारत के अंदर। और उसमें जो शंकी परवन है वो सबसे लार्जेस्ट परवन है, ये बात याद रखने वाली है। कितने श्लोक है? 1 लाख से ज़्यादा, और लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है। ये 3 बातें महाभारत के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि शंकी परवन जो है इसमें लार्जेस्ट परवन है। ठीक है, बाकी इनकी जो स्टोरी है आमतौर पर हमें जितना मालूम होता है उसी को ही रखिए, उससे ज़्यादा इनके बारे में कम ही सवाल पूछे जाते हैं। रेयरली कभी क्वेश्चन एक आ गया, आधा आ गया तो आ गया। ठीक है, उसके बाद कितनी बात होगी? 11 बात होगी। अब बात कर लेते हैं पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है? ओल्ड, पुराना, पुराण या फिर ओल्ड, एक ही बात है। पुराण भी गिनती में कितने हैं? 18। इसमें क्या बताया गया है? पुराणों में भगवत कथाएं हैं, जैसे शिव पुराण हम बात करते हैं, मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण से भी मेरे को याद आया कि लॉन्गेस्ट एक बात तो ये कि उपनिषद भी 18 हैं और पुराण भी 18 है। और लॉन्गेस्ट पुराण जो है, लॉन्गेस्ट नहीं, ओल्डेस्ट, सॉरी, ओल्डेस्ट पुराण, ओल्डेस्ट पुराण जो है वो है मत्स्य। मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना और ओल्डेस्ट पुराण है पुराणों के अंदर। और पुराण में भी हमें बस इतना ही पढ़ना है, भगवत पुराण, शिव पुराण और 2-4 पुराणों के जो है नाम याद कर लेना बहुत है। बाकी हमें जो काम की बात है कि मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उपवेदा के बारे में। उपवेदा, जैसे हमने 4 वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पढ़े थे। जब इनका शोध किया जाता है, बड़े ग्रंथ का जब शोध किया जाता है, तो उसी में से कुछ अलग से वेद निकाले गए जिन्हें नाम दे दिया गया उपवेद, क्योंकि वो वेदों में से ही निकले थे। और जब मैं उनके नाम लिखूंगा तो आपको याद भी आ जाएंगे, और उनसे तरह तरह के जरूरी काम आज भी होते हैं। ठीक है, तो उपवेद मैं नाम बता देता हूं और साथ में बताता हूं कि कौन से वेद से संबंध रखते हैं, किस वेद से ये एसोसिएटेड है। तो एक बार साथ साथ लिखो। सबसे पहले है आयुर्वेद। आयुर्वेद का नाम सुनते हैं ना हम। आयुर्वेद संपर्क रखता है ऋग्वेद से। आयुर्वेद किससे संपर्क रखता है? ऋग्वेद से। दूसरे पर है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, ये संपर्क रखता है सामवेद से। तीसरे नंबर पर है धनुर्वेद। और ये संपर्क रखता है यजुर्वेद से। ये जो हाइफन है इसका मतलब है एसोसिएटेड विद, संपर्क रखना। किस में से निकले हैं ये? उपवेद। उपवेद का मतलब ये 4 उपवेद इन वेदों में से निकले हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद में से, गंधर्व वेद सामवेद में से, धनुर्वेद यजुर्वेद में से, और चौथा बोल दो शिल्प वेद। शिल्प वेद, या फिर आप बोल सकते हो अथर्ववेद, दोनों इसे बोल सकते हो। और ये किस में से निकले हैं? अंतिम जो हमारे पास है अथर्ववेद। तो ये 4 उपवेद और ये किस में से निकले हैं, ये सवाल आ जाता है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। हमारे पास एक बात ये थी, और ये सारी बातें अब मैं ये जो लिखा है मैंने 13, इसका छोटी सी नंबरिंग का इतना बड़ा महत्व है कि अब मैं क्या कहूँगा, अर्ली वैदिक एज तक अभी तक मैंने 13 बात बताई। और अगर मैं गिनती से चलूँगा कि मैंने 1 2 3 4 कौन कौन सी बातें बताई और वो आपको याद आ जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर अभी तक साथ साथ दोहरा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं पूछूं कि बताओ
9वीं बात मैंने क्या बताई थी, किससे संबंधित थी 9वीं बात? तो अर्ली वैदिक एज की सर 9वीं बात इससे संबंधित आपने बताई थी। हमें चाहे 20 बातें पता है, 25 बातें पता है, पर हमें जितना पता है हमें वो पता है, भूले नहीं, हम उसको भूले ना, हमें वो दिमाग में सेट हो जाए, फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमारे कहीं ना कहीं सवाल हिंट से, ट्रिक से सॉल्व हो भी जाएंगे। तो उपवेद हो गया, उपवेद के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। इसके बाद अब हमको 14th बात जो करनी है इसमें, लिखिए मेरे साथ, ऋग्वेद इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर people of early Vedic age. Rigved is the only source of knowledge for people of early Vedic age. 15वीं बात, they called themselves आर्यंस, दे कॉल्ड देमसेल्फ आर्यंस, वो लोग जो ऋग्वैदिक एज में रहते थे स्वयं को क्या बोलते थे? आर्यंस। एंड लिव्ड इन सप्त सिंधु रीजन, वो सप्त सिंधु रीजन में निवास करते थे। और यहाँ पर हाइफन लगा करके 5 नदियों के नाम लिख लो, झेलम, चेनाब, चेनाब कई बोल देते हैं, ब्यास, रावी और सतलुज। 15वीं बात में दे कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यंस, और वो कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। और ये सप्त सिंधु रीजन कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ सप्त सिंधु रीजन किसे बोलते हैं? तो इन नदियों के जो समीप का एरिया था, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज, इसे क्या बोलते थे? इसे हम क्या बोलते थे? सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद अगली बात फटाफट से लिखते हैं हम, अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। पॉलिटी, 16वीं बात हम करेंगे पॉलिटी से संबंधित, और इसमें बहुत सी बातें आएंगी, तो मैं 16वीं बात के नीचे ही सारी बातें लिखूंगा 1 बाय 1 करके, और उससे हम याद कर लेंगे। अभी तक की 15 बातें तो अर्ली वैदिक एज के बारे में जो बताई है वो तो सब याद हो गई होंगी, नहीं तो दोहराते रहना फटाफट फटाफट। मैं धीरे चल रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उसको बताने में धीरे चल रहा हूँ, लेकिन जितना बता दिया उतना याद होना चाहिए। क्लास में ही याद कर लो ताकि दोबारा हमको रिवाइज करने का झंझट खत्म हो जाए। और साथ साथ लिख लो, भविष्य में कोई चीज़ देखनी पड़े तो पूरी क्लास ना लगानी पड़े, नोट्स देख लेना, हो जाएगा। पॉलिटी में यहाँ लिखना यूनिट और यहाँ लिखना हेड, और फटाफट से लिखते चले जाओ, फिर लिखोगे तो अपने आप ही आधी से ज़्यादा चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ लिखो कुल, ग्राम, ये एक लाइन है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। परिरचना, पॉलिटी, राजनीतिज्ञ किस तरीके से होता था? कुल, एक पीपल के जो परिवार होते थे, परिवारों को बोलते थे कुल। ग्राम, थोड़े से लोग जहाँ होते थे इकट्ठे वहाँ ग्राम। ग्रुप ऑफ ग्राम यानी कि विलेजेस, तो गांव के जो ग्रुप होते थे उन्हें विश्व बोलते थे। और फिर जो लोग होते थे पीपल, देमसेल्व्स कॉल्ड जन, हम बोलते ना आम जन, तो जन। और राष्ट्र यानी कि कंट्री, यानी कि राज्य, यानी कि सीमा। तो जो कुल होते थे उसका हेड होता था कुलपति।
विष, जन और राष्ट्र। हिंदी में ये समझ में इजीली आ जाएगा। ग्राम में ग्रामीणी, ग्रामीणी उसे बोलते थे। विष में विषपति। लिखते चले जाओ फटाफट से, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है सारा का सारा। विषपति। जन में गोपा या गोपाती, मेल के लिए गोपा और फीमेल के लिए गोपाती, गोपा या गोपाती। और राष्ट्र के लिए क्या बोलते थे? जो हेड होता था राजा या फिर राजन। फटाफट से लिख लो इसको। कुल में कुलपति, ग्राम में ग्रामीणी, विष में विषपति, जन में गोपा या गोपाती और राष्ट्र में कौन होता था? राजा या फिर राजन। ये उन्हें संबोधित किया जाता था। ये पॉलिटी थी अर्ली वैदिक एज की। ठीक है। उसके बाद ये कितने नंबर पे लिखी हमने? 16 नंबर पे ना। चलो इसके बाद अगली बात 17 नंबर पे लिख लो। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पैट्रियार्कियल। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पैट्रियार्कल नेचर। पैट्रियार्कल क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो भी उत्तराधिकारी होगा, या तो राजा का बेटा या राजा ने जिसे अपना उत्तराधिकारी सौंप दिया, वो ही आगे राज्य करेगा। यानी कि डेमोक्रेसी नहीं थी कि हम अपना राजा खुद चुनेंगे, ऐसा नहीं था। जो राजा था उसकी जो आगे की संतान थी या जिसे वो नियुक्त कर देता था, वही राज्य को संभालेगा। इसलिए पैट्रियार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस समय में थी। कुछ और बातें जो हैं वो इसी में लिख लो कि सन गेट द प्रॉपर्टी, फटाफट से लिख लो। सन गेट द प्रॉपर्टी ऑफ फादर इन इनहेरिटेज। सन गेट द प्रॉपर्टी ऑफ फादर इन इनहेरिटेज। सन गेट द प्रॉपर्टी ऑफ फादर इन इनहेरिटेज, यानी कि जब पिता की मृत्यु होती थी तो बेटे को उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती थी उस समय में। ठीक है। पुरोहित या फिर डोमेस्टिक प्रिस्ट, घरेलू पंडित या पुरोहित जो परिवार का होता था, वो मतलब राज्य का होता था, बेसिकली राजा का होता था पुरोहित, और डोमेस्टिक प्रिस्ट जो कि सब चीज़ें बताता था। तो फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल था वो, फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल। और उसके बाद आते थे सेनानी, सेनापति, ये सब आपको पता है, ये तो आसान बात है। तो पुरोहित और डोमेस्टिक प्रिस्ट को फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल बोला जाता था। ठीक है। एक बात मैं बता देता हूँ, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो स्टेटस है, कहीं पर अच्छा है तो वो केवल अर्ली वैदिक एज में है, ना इससे पहले ना इसके बाद। सवाल आ जाता है कि वुमेन का स्टेटस सबसे अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ रहा? तो अर्ली वैदिक एज में रहा। अर्ली वैदिक एज से पहले जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पूजा जरूर मदर गॉडेस की करते हैं, बाकी महिलाओं को इतना दर्जा नहीं था। जो छूट, जो फ्रीडम अर्ली वैदिक एज में मिली है वो लेटर वैदिक एज में भी नहीं मिली है। वहाँ पर बल्कि और बुरा हाल हुआ है। अभी जब मैं इसके बाद लेटर वैदिक एज पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा। अर्ली वैदिक एज में महिलाओं का स्टेटस सबसे बढ़िया रहा है, ये बात नोट करके चलना। कभी भी क्वेश्चन आए और महिलाओं के स्टेटस से संबंधित बात हो तो जितनी भी अच्छी चीज़ें होंगी वो अर्ली वैदिक एज में हुई है, लेटर वैदिक एज में नहीं हुई। और ना ही उसके बाद समय से समय जो है सख्त होता चला गया महिलाओं के प्रति समाज। फ्रीडम जो थोड़ा बहुत मिला है वो अर्ली वैदिक एज में ही देखने को मिला है। और यहाँ पर चाइल्ड मैरिज प्रचलन में नहीं थी, नॉट अलाउड।
बताओ, उस समय भी चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं थी, बाद में करी गई है। लेटर वैदिक के बाद हम जब मौर्यन गुप्ता की बात करते हैं तो वहाँ पर तो चाइल्ड मैरिज का प्रचलन था, अर्ली वैदिक एज में चाइल्ड मैरिज का प्रचलन नहीं था। अब विडो यानी कि विधवा कैन रीमैरिज विद younger brother of her deceased husband। उसका जो पति, विधवा का जो पति मर गया, उसके छोटे भाई के साथ विधवा जो थी उस समय मैरिज कर सकती थी, दूसरी शादी कर सकती थी, और लेटर में ये अलाउड नहीं किया। ये केवल कहाँ अलाउड है, ये केवल कहाँ अलाउड किया है, अर्ली वैदिक एज में। अ विडो कैन री मैरिज विद यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड। तो ये 3-4 बातें हैं। पार्टियार्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सन गेट द प्रॉपर्टी ऑफ फादर, पुरोहित या डोमेस्टिक प्रीस्ट जो था, फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल था, चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं था, अ विडो कैन री मैरिज विद यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड। ये सारी बातें आसान है, इजीली याद हो जाएंगी। इसी के अंदर अभी और ऐड करते हैं कुछ बातें। ठीक है, इसके बाद इसमें ऐड करते हैं हम काउ वाज कंसीडर्ड अघन्य। काउ वाज कंसीडर्ड अघन्य। अघन्य का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, गाय को नहीं मार सकते थे। और मृत्यु दंड था अगर किसी ने गाय को नुकसान पहुंचाया तो। अर्ली वैदिक एज में काउ वाज कंसिडर्ड अघन्य, किसी ने नुकसान पहुंचाया तो क्या था, मृत्यु दंड तक था उसमें। लोग क्या करते थे, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स मेन सोर्स थे फूड का। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स क्या थे, मेन सोर्स थे फूड का उस समय में। ठीक है, काऊ जो है अघन्य मानी जाती थी, काऊ को नहीं मार सकते थे उस समय, नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अर्ली वैदिक एज में ये नियम था। ब्राह्मण्सों का समय था उस समय, तो ब्राह्मण्स तो जो है उस समय यही सिस्टम था। और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जो थे वो मेन सोर्स में थे। शीरा, मीठे में बनता था शीरा। शीरा का मतलब होता है एक ग्रेन कुक्ड विद मिल्क। खीर बोल दो, ग्रेन कुक्ड विद मिल्क। अच्छा, तो अब मैं क्या ABCD नंबर दे दूं क्या इनको? 17 नंबर में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। देखो ABCDE F और G। तो शीरा, खीरा नहीं शीरा। शीरा एक मिठाई, उनका जो स्वीट डिश था जो रेगुलर बनता था, ग्रेन कुक्ड विद मिल्क। ये रेगुलर जो है पकता था वहाँ पर उस समय अर्ली वैदिक एज में। और दूध, दही, मक्खन, कृष्ण जी का टाइम था तो समझ सकते हो कि जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जो थे वो मेन सोर्स ऑफ फूड में उस समय होते थे। अच्छा, अर्ली वैदिक एज में हम जो है 17 बातें हमने करी। उसके बाद देख लेते हैं 18 नंबर, रिलीजन, और फिर इकोनॉमी देख लेंगे। रिलीजन, अर्ली वैदिक एज में हमें देखने को मिलती है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा अर्ली वैदिक एज में देखने को मिलती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा नहीं है। कुछ मोहर्स, सील्स मिली थी
जिस पर उनके गॉड पशुपति महादेव की फोटो मिलती है, जो कि 4 एनिमल से सराउंडेड है और 2 डियर्स उनकी जो है चरणों में दिखते हैं, और मदर गॉडेस का भी जो है एक तस्वीर एक मोहर पर जो सील होती है उस पर जो देखने को मिलता है। परंतु मूर्ति पूजा अर्लिक वैदिक एज में देखने को मिलती है। और ये जो प्रकृति की ताकतें होती थी, जैसे कि बारिश, आग, सूर्य की रोशनी, पानी, इनको ही भगवान मानते थे, इनकी ही पूजा करते थे। आज भी हम बोल देते हैं सूर्य नारायण, जल देवता, अग्नि देवता। तो ये जो मुख्य इनके जो भगवान थे उस समय, जिनकी ये पूजा करते थे लोग, एक तो थे इंद्र, तीन मुख्य थे, और एक थे सूर्य। इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य। और सूर्य को ये 5 नामों से पूजा करते थे। अभी हम उसको देखते हैं। इंद्र में लिखिए गॉड ऑफ रेन, नंबर 2 पे है हमारे पास अग्नि, फायर एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन पीपल एंड गॉड। आज भी जो फेरे लिए जाते हैं, किसको साक्षी मानकर लिए जाते हैं? अग्नि को। तो फायर जो है वो इंटरमीडियरी, और जितने भी यज्ञ होते हैं वो किस में होते हैं? आहुति कहाँ देते हैं? अग्नि में देते हैं। तो इंटरमीडियरी थी, यानी कि बिचौलिया थी। कौन? फायर, अग्नि, आग। बिटवीन पीपल एंड गॉड, परमात्मा और मनुष्य के बीच में आग क्या है? एक साक्षी के रूप में, एक इंटरमीडियरी के रूप में काम करती थी। इसे बड़ा दर्जा दिया जाता था, और सबसे अधिक पूजा जो करी जाती थी अग्नि की करी जाती थी। तीसरा है वरुण, वरुण, और यानी कि पर्सोनिफाइड वाटर। पर्सोनिफाइड वाटर, पर्सोनिफाइड वाटर, वरुण का मतलब था पर्सोनिफाइड वाटर। तो जल देवता जिसे बोल दो। तो इंद्र, अग्नि, वरुण, ये क्या थे? मुख्य परमात्मा थे, या फिर जिनकी पूजा करी जाती थी गॉड उस समय के जो थे। इनसे भी कभी कभार सवाल आता है, कम ही आता है वैसे। फिर भी हम आपको तो सारी बातें जो जरूरी है बतानी है। सूर्य को जो पूजा करते थे वो किन किन नाम से करते थे, ये जरूरी है। सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषान और विष्णु। सूर्य को पूजते थे इन नामों के सहारे। कहीं पर सूर्य, कहीं पर सावित्री, कहीं पर मित्र, पुषान और विष्णु, ये नाम जो है सूर्य को भी गिवन है। विष्णु भगवान जो थे वो अलग थे, जिनके अवतार है। बाकी सूर्य को भी विष्णु, पुषान, मित्र, सावित्री और सूर्य, ये 5 नामों से उस समय फ्रिक्वेंट जो पूजा की जाती थी। कई बार नाम पूछ लेते कि कौन कौन से नाम से पूजा नहीं होती थी, और इनमें से 3 दे देगा और एक दूसरा दे देगा। तो लोग जो है सावित्री या विष्णु को टिक कराते हैं कि इसके नाम से नहीं होती होगी पूजा। ऐसा नहीं है। सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषान और विष्णु, ये 5 जो है, इन 5 नामों से अर्ली वैदिक एज में सूर्य को पूजा जाता था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये रिलीजन की बात आ गई उनकी। और फिर अब बात कर लेते हैं अर्लिक वैदिक एज का अंतिम पॉइंट है हमारे पास। ये कौन सी बात थी? 19 बात। 19 पर ही हमारी गाड़ी समाप्त होती है हमेशा। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे कितने टॉपिक्स थे? 19 टॉपिक्स थे। अर्लिक वैदिक एज का भी ये अंतिम बात है, इकोनॉमी। लो, इसके बाद हम फिर लेटर वैदिक एज को पढ़ेंगे, और लेटर वैदिक में गिनती की 4-5 बातें जरूरी, और फिर हम महाजनपदस जो हमारा अंतिम टॉपिक है उसकी तरफ चलेंगे। बोरियत तो नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर पढ़ते बोरियत महसूस हो रही होगी तो बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। सिर दर्द हो गया, नींद आनी शुरू हो गई। कुछ लोग भोजन खाते हैं क्लास देखते देखते समय तो सोचते हैं कि शायद किसी तरह बैठ जाए, पर अगर साथ साथ दोहरा रहे हो, इमेजिनेशन में ये चीज़ें चल रही हैं कि उस समय का समय कैसा था, कैसे लोग थे, क्या करते थे, क्या नहीं, तो ये बहुत आसान है, याद रखना भी आसान है। अर्लिक वैदिक एज का अंतिम पॉइंट कि उस समय की इकोनॉमी कैसी थी।
देखो, मोर डिपेंडेंसी ऑन काउज एंड कैटल फीड, पशुपालन बोल सकते हैं। पशुपालन पर ज़्यादा जो है निर्भरता थी, पशुपालन पर ज़्यादा निर्भरता थी। उस समय एग्रीकल्चर नहीं था। एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुआ है? लेटर वैदिक एज से शुरू हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन का उत्पादन शुरू हो गया था। वहाँ पर हमें, मैंने बताया भी है कि जैसे डिफरेंट वीट, बार्ले, जौ, सीसम, मस्टर्ड, इनकी खेती देखने को मिलती है। पर वो लोग समाप्त हो गए, डिक्लाइन हो गया उसका, तो वो लोग वहाँ से चले गए। जब आर्यंस आए, जैसे आर्यंस का समय बढ़ता चला गया, तो नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर का यहाँ पर इतना ज़्यादा महत्व नहीं था, कम लोग करते थे। यहाँ पर काउ, कैटल फीडिंग, पशुपालन पर ज़्यादा निर्भरता थी। कॉइन्स वर नॉट देयर, कॉइन्स नहीं थे भाई। बार्टर सिस्टम हो सकता है, बार्टर सिस्टम वहाँ पे उस समय होगा, पर कॉइन्स नहीं थे। कॉइन्स वर नॉट देयर, बार्टर सिस्टम वर देयर। बार्टर सिस्टम यानी कि तुम मुझे आटा दे दो या गेहूं दे दो और बदले में तुम मेरे से दूसरी चीज़, तुम्हारी ज़रूरत की कपड़ा ले लो। तो एक ज़रूरत से दूसरी ज़रूरत बदल करके पूरा करते थे। तो कॉइन्स वर नॉट देयर। मोर डिपेंडेंसी थी काउज एंड कैटल फीडिंग पर। दे आर एक्सपर्ट इन सर्जरी, यानी कि किसी को चोट लग जाए या किसी को डिजीज हो जाए, जख्म हो जाए, तो जख्म को भरने के लिए वो यूज़ तो करते थे जड़ी बूटियों का, पर एक्सपर्ट थे सर्जरी करने में। वहाँ उस समय के लोगों को सर्जरी के बारे में मालूम था। हालांकि उन पर आधुनिक औजार नहीं थे, कुछ चीज़ें नहीं थी, पर ट्रेडिशनल वे से आयुर्वेदिक, क्योंकि उसमें आयुर्वेदिक प्रचलन में आ गया था, तो उन्हें सर्जरी के बारे में मालूम हो गया था। तो देवर एक्सपर्ट इन सर्जरी। ये पूछा जाता है कि अर्लिक वैदिक एज में सर्जरी थी क्या, नहीं थी? तो यस थी। और कॉइन्स नहीं थे। मोर डिपेंडेंसी ऑन काउज एंड कैटल फीडिंग थी वहाँ पर। एग्रीकल्चर वाज नॉट देयर, या फिर बोल सकते हैं वेरी लो, वेरी लेस। और एक बात और लिख लो कि काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर मेन एसेट्स। मुख्य संपत्ति के तौर पर लैंड नहीं थी, मुख्य संपत्ति के तौर पर अर्लिक वैदिक एज में काउ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने की ज्वेलरी और गाय, यही मुख्य संपत्ति थी। इसी की कीमत थी, इन्हीं की वैल्यू थी। लैंड की कीमत हुई है लेटर वैदिक एज में, वहाँ पर लैंड मुख्य संपत्ति के रूप में आई है। उससे पहले काउ और गोल्ड ऑर्नामेंट्स अर्लिक वैदिक एज में मुख्य समय पर मुख्य संपत्ति के तौर पर माने जाते थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इकोनॉमी के बारे में 4-5 बातें जो लिखाई है फटाफट से पढ़ दो, लिख लो, कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम चलते हैं फिर लेटर वैदिक एज की तरफ से। तो इसमें और कोई बात तो ज़रूरी नहीं बची है मेरे हिसाब से, यही बातें हमें पता होनी चाहिए। तो हमने ए और बी करके पढ़ा था, है ना। ए में हमने किसको लिया था? अर्ली वैदिक एज को, और अब बी में चलेंगे लेटर वैदिक एज को लेकर के। तो अर्लिक वैदिक एज के बारे में हमने 19 बातें जो है जरूरी पढ़ी है, और इनको फिर एक बार से घोट लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो बहुत से प्रश्न जो है हल हो जाएंगे इनसे। अब बात करते हैं लेटर वैदिक एज के बारे में। टाइम तो मैंने लिखवाया था, फटाफट से बताओ कि इसका समय कब से कब तक का है। तो इसका समय है 1000 BC से 600 BC। लेटर वैदिक एज 1000 BC से 600 BC जो है इसका समय है। और यहाँ पर लेटर वैदिक एज तक आते आते आर्यंस का फैलाव लगभग नॉर्थ इंडिया में हो गया था, जिसे आर्यवर्त उस एरिया को नाम दे दिया गया। आर्यंस का फैलाव जो है नॉर्थ इंडिया में लेटर वैदिक एज तक आते आते हो गया था।
लेटर वैदिक एज के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब 4 आश्रम एंड 4 गोल्स। लेटर वैदिक एज में और ज़्यादा शोध हो गया था वेदों पर तब तक, और एक व्यक्ति के जीवन की 4 फेजेस ऑफ लाइफ हम कह सकते हैं निर्धारित किए गए। ब्राह्मणिज्म जो है अपने उच्चतम स्तर पर जो है लेटर वैदिक एज में पहुंच गया था, और उसमें बताया गया कि आपकी जो एज है उसे 4 भागों में, मनुष्य की जो उम्र है उसे 4 भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या हो सकता है ब्रह्मचर्य के बाद, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब तक आपका पढ़ाई का समय है, गुरुकुल में शिक्षा लेने का समय है, तब तक आप ब्रह्मचर्य जीवन में हो। उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में, जब आप अपना शादी कर लोगे, अपना कोई भी धर्म जो भी है, अगर वो वैश्य है तो वो कमाने की सोचेगा, क्षत्रिय है तो वो राज करने की सोचेगा, और ब्राह्मण है तो वो शिक्षा देने की सोचेगा, शूद्र है तो वो सेवा करेगा, वो अपना धर्म अपनाएगा और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा जब उसका विवाह हो जाएगा। तो वो एक जैन नियम बनाया कि विवाह से उसका जो है गृहस्थ आश्रम शुरू किया जाए। जब वो एक बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचेगा तो वहाँ से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, जब वो अपना काम छोड़ देगा, या फिर उसका उत्तराधिकारी जो भी है काम को जब संभाल लेगा उसके काम को, तो फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा। उस समय बताते हैं कि भजन करो, परमात्मा का नाम लो, जो है अपने अंदर अपनी आत्मा को पहचानो, अपने ऊपर समय लगाए व्यक्ति, उस तरीके की चीज़ें वानप्रस्थ आश्रम में करता है। और अंत में वो क्या ले लेता है, संन्यास, या फिर उसे बोल देते हैं मोक्ष की प्राप्ति, जिसमें उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति और मृत्यु या फिर परमात्मा में समा जाना, ये सारी चीज़ें। तो 4 आश्रम्स की बात इन्होंने करी। इन्होंने 4 मुख्य गोल भी बताए कि आपके जो है 4 मुख्य उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और वो इन्हीं आश्रमों से रिलेटेड है। जब तक आप ब्रह्मचर्य जीवन में हैं, आप धर्म को अपनाइए, पढ़ाई कीजिए, आप अपने धर्म को पहचानिए कि आपको क्या करना है भविष्य में, उसके हिसाब से योजनाएं बनाना। तो ये धर्म थी। फिर अर्थ, अर्थ का मतलब है जीवन शैली से संबंधित जो जरूरी चीज़ें हैं, जो भी कमाना है अगर हमें जीवन के लिए, तो उसे अर्थ में बताया। और काम यानी कि प्लेजर, यानी कि एंटरटेनमेंट अपने जीवन में, और फिर मोक्ष की प्राप्ति यानी कि संसार से चले जाना। तो ये 4 मुख्य जो है गोल भी बताए, 4 आश्रम बताए। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यास। और 4 गोल्स की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये अर्लिक वैदिक एज से डिफरेंट है लेटर वैदिक एज। अभी हम इसको बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे अर्लिक वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में परिवर्तन आया, जिससे हमने इसको लेटर वैदिक एज का समय दिया है। तो ये इसके बारे में पहली बात हो गई। इसके बारे में दूसरी बात देखते हैं। तो लेटर वैदिक एज तक जो है आते आते इन्होंने 4 अलग वर्ण बताए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 गोल्स ऑफ लाइफ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसके बाद हमको ये देखना है, इसमें सेकंड नंबर पे लिखिए
स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड। स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड। दे यानी कि वुमेन कैन नॉट अटेंड पॉलिटिकल assemblies। They cannot attend political assemblies। तीसरी बात लिखो, अकॉर्डिंग टू मैत्रेयन, तो मैत्रेयन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मैत्रेयन संहिता। ये एक पुस्तक का नाम है या फिर एक ग्रंथ का नाम बोल दीजिए या फिर किसी टेक्स्ट, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट का नाम है। अकॉर्डिंग टू मैत्रेयन संहिता देयर आर 3 एविल्स। और वो 3 एविल्स के नाम पूछ लिए जाते हैं तो उस समय वहाँ पर बताया गया लिकर, वुमेन एंड डाइस। अकॉर्डिंग टू मैत्रेयन संहिता देयर आर 3 एविल्स, लिकर, मदिरा, वुमेन और डाइस। तो लेटर वैदिक एज में स्टेटस ऑफ वुमेन जो है डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। वहाँ पर जो है उन्हें ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी, पॉलिटिकल असेंबलीज में भी वो अटेंड नहीं कर सकती थी। चौथी बात लिखो इसमें, मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है हैविंग ओनली वन वाइफ इज आइडियल। ये आदर्श था, एक लाइफ पार्टनर रखना, एक पत्नी रखना आदर्श था। लेकिन बट पॉलीगैमी यानी कि हैविंग मोर देन वन वाइफ वाज इन फ्रिक्वेंट। प्रचलन में क्या था, लोग एक से ज़्यादा पत्नी रखते थे या एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनर रखते थे। तो मोनोगैमी जो है आदर्श माना जाता था, पर पॉलीगैमी जो है वो फ्रीक्वेंट माना जाता था। और पढ़ने नहीं दिया जाता था महिलाओं को, उस समय ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं करने देती जाती। गुरुकुल में जो है केवल जो है मेल ही उस समय जाया करते थे, जो पुरुष बच्चे होते थे वही उसमें जाते थे, महिलाओं को गुरुकुल में अनुमति नहीं थी। लेटर वैदिक एज में उनके स्टेटस में डिक्लाइन आया है। अर्ली वैदिक एज ऐसा टाइम था, एंशिएंट में हमने बताया कि सबसे बेहतर जो था वो अर्ली वैदिक एज था। उसके बाद इसमें 5 नंबर लिखो, अर्ली वैदिक एज किसको मानते थे, भगवान अपना। अर्ली वैदिक एज किसको मानते थे, भगवान अपना, पर्सोनिफाइड नेचर्स, पावर्स को, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य। पर लेटर वैदिक एज में उन्होंने शुरू किया ब्रह्मा, जिसे प्रजापति भी बोलते हैं कई जगह, विष्णु और महेश, जिसे कई जगह रुद्र भी बोल देते हैं। तो लेटर वैदिक एज में जो पूजा होने लगी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, क्रिएटर, हाँ, पालनहार, डिस्ट्रॉयर, ऐसे करके जो है पूजा शुरू होने लगी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है ये जो है लेटर वैदिक एज में परमात्मा के रूप में पूजने जाने लगे। तो ये फ़र्क है। अगर कोई पूछ ले कि क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके से डिफरेंस लिखा जा सकता है कि वहाँ स्टेटस ऑफ वुमेन अच्छा था, यहाँ पर जो है डिक्लाइन हो गया था। वहाँ पर किन किन गॉड्स को मानते थे, यहाँ पर किन किन परमात्मा को मानते हैं, किन किन का पूजा होता है। अच्छा, उसके बाद
यहां पर लिखो इसमें एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड, एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। लैंड बिकम मोर वैल्यूएबल असेट, मुख्य संपत्ति के रूप में क्या हो गया था, लैंड, इंस्टीड ऑफ काउ, गाय की बजाय काउस। न्यू ऑक्यूपेशंस, लाइक, उस समय तो सिर्फ कैटल फीडिंग, दूध दही ये सब यही जो है चलता था, पर लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, न्यू ऑक्यूपेशंस लाइक फिशरमैन, फिशिंग शुरू हो गया, वाशरमैन, प्लांट्री कह लो, पोट्री कह लो, वाशरमैन, डोर कीपर, ये सब शुरू हो गया। न्यू ऑक्यूपेशन शुरू हो गए थे, फिशरमैन, वाशरमैन, डोर कीपर। नॉलेज ऑफ मेटल, टिन, सिल्वर और आयरन, टिन, सिल्वर और आयरन, नॉलेज ऑफ मेटल, टिन, सिल्वर और आयरन जो है इनका जो है नॉलेज था उस समय में, ठीक है। न्यू ऑक्यूपेशन जो है फिशरमैन, वाशरमैन, डोर कीपर ये शुरू हो गए थे, और मेटल का नॉलेज था, टिन, सिल्वर और आयरन का, इन मेटल्स का जो है उन्हें जानकारी था। ये लेटर वैदिक एज में आया है, अर्ली वैदिक एज को टिन, सिल्वर, आयरन के बारे में नहीं पता था। अर्ली वैदिक एज को टिन, सिल्वर, आयरन के बारे में नहीं पता था, ये लेटर वैदिक एज वालों को मालूम पड़ा है। समझ में आ गई बात। और इसमें एक अंतिम बात जो है देख लेते हैं। लेटर वैदिक एज में 8 प्रकार के हिंदू विवाह होने शुरू हुए। 8 प्रकार के हिंदू विवाह लेटर वैदिक एज में शुरू हुए। उसमें डीप जाने की आवश्यकता हमें नहीं है, हमें केवल उनके नाम जरूर पता होने चाहिए। कई बार नाम पूछे जाते हैं, तो मैं फटाफट से नाम लिखवा देता हूँ सारे। ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, तीन पे आता है अर्श, ARSHA, अर्श विवाह। 4 पे आता है गंधर्व, गंधर्व विवाह। 5 पर आता है ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति, प्रजापत्य विवाह। 6 नंबर पर आता है राक्षस विवाह। एक है पिशाच, और एक है
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर नाम पता होने चाहिए। फटाफट से नाम नोट कर लो। फटाफट से नाम नोट कर लो, नाम ही जरूरी है केवल। ठीक है, उसके बाद 10 बातें हमने लेटर वैदिक एज के बारे में करी, और इसमें 1-2 बातें और मैं लिखवा ही देता हूँ फटाफट से। फिर चलो, अब जो प्रजापति था, प्रजापति कौन था? उस समय हमने पुरोहित पढ़ा था, तो यहाँ पर उसका नाम अब प्रजापति है। वो हो गया था मोस्ट पावरफुल। मोस्ट पावरफुल अब कौन था? रैंक प्रजापति। तो यहां पर ब्राह्मणिज्म reaches its height in later Vedic age। लो, 12 बात हमने पढ़ी लेटर वैदिक एज के बारे में, 19 बात हमने पढ़ी अर्लिक वैदिक एज के बारे में, लगभग 31 बात हमने पढ़ी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, और 1 बात हमने पढ़ी थी आर्यंस के बारे में। तो आर्यंस के बारे में तो हमने एक ही मुख्य बात पढ़ी है, ओरिजिन और ओरिजिन से संबंधित। और अर्लिक वैदिक एज की अगर मैं बात करूं तो हमने 19 बात पढ़ी, और वैदिक एज की बात करता हूं तो हमने 31 बात पढ़ी। 19 अर्ली और 12 लेटर। तो ये हमने आर्यंस और वैदिक सिविलाइजेशन का हमारा जो टॉपिक है आज का एक बार समाप्त किया। महाजनपदास भी हमने आज ही के लिए विचार किया था, परंतु क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई, इस वजह से महाजनपद का जो हमारा टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में लेकर के चलेंगे। तो आज तक के जो हमारा ये लेक्चर है, इसमें फटाफट से एक क्विक फटाफट से गो थ्रू करके कि आर्यंस का क्या समय था, उसके बाद आर्यंस का ओरिजिन कहाँ से लिया गया है, उसके बाद हमने अर्ली और लेटर वैदिक 2 एज देखे, जिसमें ऋग्वेद एक एज थी जो उसको आर्यन एज माना गया। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद के बारे में हमने इसमें पढ़ाई करी। 4 वेद के बाद हमने इसमें ब्राह्मणिज्म, आर्यंक्यास, उपनिषद, ठीक है, रामायण, महाभारत, और उसके बाद जो है हमने पुराण और उपवेद के बारे में पढ़ा। फिर उनकी पॉलिटी कैसी थी और कुछ बातें जो पॉलिटी से संबंधित थी। फिर उनका रिलीजन कैसा था, वो किस गॉड को मानते थे, उनका इकोनॉमी कैसा था, वो किस तरीके से अपना भरण पोषण करते थे, वो सारी चीज़ें देखी। फिर लेटर वैदिक एज में अर्लिक वैदिक एज से क्या डिफरेंट हुआ, ये सारी चीज़ें तो हुई, क्या डिफरेंट हुआ वो देखा। उसमें हिंदू विवाह, 4 वर्न्स के बारे में, 4 गोल्स ऑफ लाइफ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन हुआ। प्रजापति जो है वो वहाँ पे मोस्ट पावरफुल बन गया। लैंड पर जो है वहाँ पर डिपेंडेंशन आ गया, जबकि काउ पर था अर्ली के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं हमने अर्ली और लेटर वैदिक में पढ़ी है। अब जो महाजनपद और द्रविडियंस का हमारा एक टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में लेकर के चलेंगे। आज के लिए आर्यंस और हमारा यही वैदिक एज समाप्त है। धन्यवाद।